On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. However, they were unable to cause any damage to our military installations. मेरे साथ हैं द लेजेंडरी एयर मार्शल रवि कपूर जी। सबसे पहले था जुल्फिकार अली भुट्टो, जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान घास खाएगा लेकिन एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा। उसके बाद जनरल जियाउल हक आए, उन्होंने बोला कि हम भारत को वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। फर्स्ट टाइम आफ्टर 71 हमारे एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस में गए और अपने वेपन ड्रॉप करके वापस आए। जब तक उन्हें रियलाइज हुआ तब तक वी वर वेल इनसाइड आवर ओन टेरिटरी। बट बाद में जो सैटेलाइट इमेजरी आई उसमें आप लोगों ने देखा होगा 3 होल थे उस बिल्डिंग के ऊपर। तो ये जो वेपन सिलेक्ट किया गया था वो इस तरह का था कि पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोड नहीं हो, अंदर जाके वो वेपन तब एक्सप्लोड हो जब हमें चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सर जब आप बात करते हैं तो व्हाट मेड इट डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से अ बालाकोट एयर स्ट्राइक? जो हमने उरी में किया उससे पाकिस्तान ज्यादा नहीं सीखा, तो उन्होंने पुलवामा किया। पुलवामा के 5 साल के बाद या 6 साल के बाद उन्होंने पहलगाम किया। तो जो हमारा रिस्पांस होना चाहिए वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रिस्पांस होना चाहिए। इंडिया को बहुत क्लियर ये था कि भाई अगर वो इस रिटेलिएट करेंगे तो हम यहाँ जाएंगे, फिर वो यहाँ आएंगे तो फिर हम यहाँ जाएंगे। ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल और ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ हैं द लेजेंडरी एयर मार्शल रवि कपूर जी। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जाकर उसको जरूर देखिए। पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे कॉम्बैट ऑपरेशंस के बारे में, वॉर स्ट्रैटेजी को थोड़ा और डिकोड करेंगे। साथ ही हम जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बारे में, सर से उनके फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जब से हम इनकी बात करते हैं, एवर सिंस दोज 2 वॉर्स, एयर पावर ने बड़ा ही डिसाइसिव रोल प्ले किया है इन विक्ट्रीज। हाउ हैज इट इवॉल्व्ड इन द डेकेड्स सिंस? एयर पावर अगर देखा जाए तो सबसे यंग पावर है, यंग डोमेन है। 3 डोमेन्स होते हैं बेसिकली, लैंड, मैरीटाइम, सी और एयर। हाँ। तो सबसे पहले जो वॉर्स हुए थे वो लैंड पे होते थे। एयर पावर पहला एयरक्राफ्ट जो राइट ब्रदर्स ने फ्लाई किया था 1902। तो एयर पावर सिर्फ 124 साल पुरानी है। राइट। अगर आप देखें लैंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड यू सी many hundreds of years। तो पहले क्या होता था, पहले फोर्स ऑन फोर्स। आप ट्रेंच में गए, आप पहले एक सेना की एक टुकड़ी गई, फिर दूसरी टुकड़ी गई, तीसरी टुकड़ी गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने मिलियन लोग मरे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी कम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब उससे पहले एयरक्राफ्ट की खोज हो चुकी थी। तो एयरक्राफ्ट ने क्या किया, एयरक्राफ्ट ने जो थर्ड डायमेंशन है उसको यूज़ किया। जबकि जो सेना है हमारी वो ज़मीन पे चलती है और जो नेवी है वो सी पे चलती है, और या सी के नीचे सब सरफेस चलती है, सबमरीन्स। लेकिन दोनों में ही क्या है कि आप एक ही डायमेंशन में चल रहे हैं, ज़मीन पर या सरफेस पे। आप जो थर्ड डायमेंशन है, जो आप इन दोनों के ऊपर से जाके जो काम कर सकते हैं वो बाकी दोनों नहीं कर सकते। तो इसमें जो एयर पावर है वो काफ़ी चीज़ों को बाईपास कर देती है। जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो फ्रिक्शन है, जो ज़मीन पे है,
उसको बाईपास कर देती है। आप हवा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बना सकते। तो ये सबसे बड़ी खूबी है एयर पावर की। राइट। और इसी को चलते हुए दुनिया को ये सीख मिली कि भाई एयर पावर से जो काम हम लाखों लोग यूज करके कर सकते हैं वो काफी कम से ज्यादा आउटपुट हासिल हो सकती है। जी। तो इसलिए एयर पावर की इम्पोर्टेंस उस टाइम लोगों को रियलाइज हुई। और उस टाइम से ही, भले आप बोलें विंस्टन चर्चिल हों या थियोडोर रूजवेल्ट हों या उस टाइम के जो जनरल्स हों, उन सब ने बोला कि भाई एयर पावर अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल जितना मुश्किल हो जाता है। जी। बट जैसे ही आप एयर पावर यूज़ करोगे थिंग्स बिकम मच ईजियर बिकॉज इट अलाउज द अदर टू डू देयर वर्क मच बेटर। दूसरी चीज़, पहले जो पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी वो सब लैंड के लिए होती थी कि भाई आपने मेरी लैंड ले ली, मुझे आपसे वापस अपनी लैंड चाहिए या मुझे ज़्यादा चाहिए। आज सिर्फ एक लड़ाई है दुनिया में जो लैंड की लड़ाई है, वो है रशिया यूक्रेन। अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वो लैंड के लिए नहीं था। नो। अगर कहीं और है, हो सकता है अजरबैजान और आर्मेनिया में जो लड़ाई हुई इसमें थोड़ा लैंड इन्वॉल्व था। भारत और जो हमारे दो पड़ोसी देश हैं उसमें लैंड की लड़ाई है। तो जो एयर पावर करती है वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिस्पॉन्सिवनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रीच है, लिथैलिटी है, ये सब एक साथ कोई और डोमेन नहीं देती है। ट्रू। तो और दूसरा ये है एक्यूरेसी कि भाई वो जो हम बोलते हैं ना इफेक्ट, अब आप वही चीज कर सकते हो बिना एस्केलेशन के। अब आप अगर ऑप सिंदूर देखोगे तो ना पाकिस्तान ना इंडिया दोनों ने ही बॉर्डर क्रॉस नहीं किया एयर फोर्सेस ने। राइट। वो अपने साइड में थे, हम अपने तरफ थे। बट जो इफेक्ट हम एयर पावर से कर पाए वो हम कर सकते थे क्या ग्राउंड से? आज अगर यूएस और इजराइल को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर ईरान को अटैक करना था तो वो क्या कर सकते थे किसी और से? ओनली एयर नहीं पावर। कर सकते। सो एयर पावर हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। जी। Everybody realized that you can generate much more output with lesser input. जी। You will reduce casualties. You can hit much deeper. You can hit much faster. You can generate much better response. You can hit more accurately. दूसरा होता था पहले कोलैटरल डैमेज कि भाई आप एक अगर बॉम्ब गिरा रहे हो तो बॉम्ब गिराने में आप साथ में कोई सिविलियंस या पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन वॉर आर डाइंग। जी। वेयरएज आज की एयर पावर आपने देखा होगा इराक वॉर में, व्हेन द बॉम्ब वेंट थ्रू द शाफ्ट, व्हेन द बॉम्ब वेंट थ्रू द विंडो। आपने देखा होगा अभी जब इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया था। जी। आपने देखा होगा ईरान में द बॉम्ब वेंट थ्रू अ पर्टिकुलर विंडो और अ शाफ्ट और अ डोर। Precision. वेरी प्रिसिशन। जो प्रिसिशन करता है उससे क्या होता है कि आपका जो दूसरी जो आपका अपोजिट एनिमी है वो आप ये मैसेज देते हो कि भाई ये मिलिट्री इफेक्ट है। आप जो जनरल पॉपुलेशन है, पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन वॉर फाइटिंग आर नॉट सफरिंग। सो एयर पावर बिकम्स इवन मोर यूजफुल इन जी। प्रोड्यूसिंग इफेक्ट्स। दूसरा स्टैंड ऑफ है, आप दूर से खड़े होके आप इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप वेपन ड्रॉप कर रहे हो। तो एयर पावर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज बिकम अ वे ऑफ अचीविंग द फाइनल ऑब्जेक्टिव। जी। तो अगर जैसे नेशंस ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑब्जेक्टिव्स रखती है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, तो उसको जो हमें अचीव करना है वो मिलिट्री को अचीव करना है, तो वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं और उसको अचीव करने के लिए तीनों की जरूरत है। लेकिन कोई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें एयर पावर कैन डू इट, एंड इन मोस्ट कंडीशन एयर पावर विल डू इट मच बेटर। जी। यू सी द वॉर इन ईरान, एयर पावर दैट कंपाउंड जहां पर थे
That only air power could have decimated. न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी जहाँ Not nuclear facilities, not only nuclear facilities. जहाँ उनका जो स्पिरिचुअल लीडर थे, IRGC के लीडर थे, 28th February को जी जो स्ट्राइक हुई, that only air power could have done. या Nobody else could have done that. जी And जब लोग बोलते हैं ना air power is not only air force. Air power is air component of everybody. Whether आर्मी के कोई मशीन्स हो, नेवी की एयर पावर हो, एयरफोर्स की हो, सिविल एयर पावर, एवरीथिंग कंस्टिट्यूट्स एयर पावर. जी So air power has become a instrument of choice for any leadership. राइट Basically because it is lethal, it is flexible, it is not interfering with the common norms of this thing that people are collateral damage is much lesser. बिल्कुल It can raise the level or reduce the level of conflict. It does not expose your ground forces for a longer time. It shapes the environment for your ground forces to go and fight, or for your navy to go and fight. Yep. So, because of its nature, because of its characteristics, एयर पावर हैज बिकम वेरी वेरी. और जो देश एयर पावर नहीं यूज कर रहे हैं वहां भी आप देखिए वॉर्स. आप देखिए यूक्रेन और रशिया के पास इतना बड़ा एयरफोर्स है, सेकंड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स आपने बोला, जी. WDMMA ने बोला है, बिल्कुल बट येट दे आर नॉट यूजिंग इट. सो wherever air power has not been used successfully or properly, they have not the results have not been in consonance. राइट आपने बात करी ईरान की और ये हमने देखा कि सबसे पहली चीज़ जो यूएस ने इजराइल ने अपने जॉइंट स्ट्राइक्स पे करी थी, उनके एयर डिफेंसेस हटाए. बेसिकली दे completely got rid of Iran's air capabilities and that's how they were able to even continue it for longer. So I agree जो आपका assessment था. You mentioned कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हम कोलैटरल डैमेज, सिविलियंस को हार्म पहुंचाना किसी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी, किसी की भी मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस का उद्देश्य नहीं होता और होना नहीं भी चाहिए. लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो दो इंस्टेंसेस मेरे दिमाग में आते हैं. लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन दीज टू ऑपरेशंस. 2019 में लेके चलते हैं अपनी ऑडियंस को. आई रिमेंबर इट, आई हैव शेयर्ड इट विद यू पर्सनली कि मैं कॉलेज में था एंड वी वर सीइंग व्हेन द कावर्डली अटैक ऑन पुलवामा हैपेंड, देन देयर आफ्टर जस्ट आई थिंक विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स बालाकोट एयर स्ट्राइक्स ऑथराइज करी गई थी. दे वर सक्सेसफुल एंड देन आई सॉ यू ऑन टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम. यू वर द IAF स्पोक्स पर्सन. सर बालाकोट की जब हम बात करते हैं, इट वॉज अ स्टेटमेंट दैट इंडिया नाउ वॉन्ट्स टू नॉट ओनली डिफेंड but also attack the perpetrators of crime in our own territory. So it was a big statement. If I talk to you about what made it a success, how was it done, without sharing any classified details, audience को अगर आप बताना चाहें. देखिए जो भी भारत ने ना ये सफ़र किया है, एक बार पहले तो सबसे पहले था जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के. उन्होंने बोला कि पाकिस्तान घास खाएगा लेकिन एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा. उसके बाद जनरल जियाउल हक आए, उन्होंने बोला कि हम भारत को वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स. तो ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है ऑफ टेररिज्म, ये स्ट्रैटेजी उनकी 1991 1989 से जब कश्मीर में ये सब शुरू हुआ तब से ये स्ट्रैटेजी उनकी चल रही है, उससे पहले से जी. और कोई भी देश आप अगर किसी को बोलें कि भाई ये काम मत करो, तो या तो लॉ रोकेगा या कोई एक्शन रोकेगा. जब उसको जो आपका जो एडवर्सरी है उसको पता चले कि जो भी वो कर रहा है उसकी कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी. तो कॉस्ट कैसे पे करेगा कोई भी एडवर्सरी हो? तो कॉस्ट इज बाय इन्फ्लिक्टिंग डैमेज. जी. तब तक हम लोगों ने, इस देश ने सिर्फ मैसेजिंग की कि भाई डोंट डू दिस. वी डिड ऑफ पराक्रम हमने किया जी. जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 पे. 2002 में वी डिड ऑफ पराक्रम, मोबिलाइज किया, खड़े रहे,
but finally we came back. Then finally हमने बोला उरी किया हमने. तो उरी में was कि we sent a signal कि भाई if you do this हम we will come and hit you hard. Yeah. बट उससे कोई मैसेज नहीं हुआ. लेकिन जब बालाकोट हुआ तो इट वॉज वेरी क्लियर कि भाई द ओनली वे ऑफ सेंडिंग ए मैसेज इज व्हेन यू हिट द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. बिल्कुल. और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंटेलिजेंस. जी. विदाउट इंटेलिजेंस नथिंग हैपन्स. सो अगर हमको बालाकोट, एक्चुअली बालाकोट नहीं है, वो जब्बा टॉप है. हाँ. ओके. बालाकोट इज फर्दर अवे फ्रॉम देयर. ओके. तो जो पाकिस्तान ने इसी को यूज किया हमारे अगेंस्ट. उन्होंने बोला कि भाई बालाकोट तो कुछ था ही नहीं, बालाकोट में कुछ नहीं हुआ. एक्चुअली तो जब्बा टॉप पे हुआ. तो जहां ये टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था, ये जब्बा टॉप करके एक जगह है पाकिस्तान में. एंड ये पाकिस्तान में है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी नहीं. तो इसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना था तो वी वर गिवन वेरी क्लियर आइडिया कि भाई दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. एंड सो उसके हिसाब से प्लानिंग की गई होगी कि भाई कैसे करा जाएगा, क्यों कब करा जाएगा, क्या सही टाइम है. तो उसके लिए इंटेलिजेंस जरूरी था. जी. तो उस हिसाब से जब इंटेलिजेंस होगा तो हमने उस टाइम हमारे पास जो भी वेपन्स थे, जो भी एयरक्राफ्ट थे, जो भी कैपेबिलिटी थी, फर्स्ट टाइम आफ्टर 71 हमारे एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस में गए और अपने वेपन ड्रॉप करके वापस आए. जी. और पाकिस्तान को ये पता नहीं, जब तक उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई इंडियन एयर फोर्सेस कम इनसाइड, ड्रॉप्ड देयर वेपन्स एंड गॉन, तब तक वी वर वेल इनसाइड आवर ओन टेरिटरी. So this is something which will speak a lot about the professionalism, planning. So what I want to tell you is, and the audience is, कि अगर हमने एक ऑपरेशन किया जब्बा टॉप के ऊपर, जिसको हम बालाकोट बोलते हैं, उस ऑपरेशन को करने के लिए कितना सारा काम किया गया होगा पीछे. राइट. प्लानिंग होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, अलग अलग एजेंसीज के साथ बात करना होगा. इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई कब, कौन सा टाइम सबसे सही है, क्यों वहां पर करना है. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ऑपरेशन को प्लान करने के लिए. तो जो और जो वेपन्स हमने जो यूज किए थे वो स्पेसिफिकली चोजन वेपन्स होते हैं कि भाई आपको करना क्या है. एक तो कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, तो एक्यूरेट वेपन होने चाहिए, प्रिसीजन वेपन होने चाहिए. बिल्कुल. आपका काम है कि उस वेपन से जिसको आप चाहते हैं वही मरे, डिस्ट्रॉय वही टारगेट होना चाहिए. बिल्कुल. तो काफी सारी ये बातें हुई थी उस ऑपरेशन के बाद, जब इनिशियली आई रिमेंबर सैटेलाइट इमेजरी, और उस टाइम बहुत इंटरेस्टिंगली अगले दिन पूरी क्लाउडिंग थी उस एरिया में. ओके. और जो हमारे सैटेलाइट्स थे वो क्लाउडिंग के थ्रू नहीं देख सकते थे. जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स होते हैं आपके, जो कैमरा बोलते हैं आप सिंपल टर्म्स में, क्लाउडिंग थे, तो क्लाउडिंग के नीचे जो टारगेट था उसको नहीं देख पा रहे. देख सकते हैं. तो ये बताना दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया, एवरीबडी वांट्स प्रूफ, बट वी डोंट हैव टू गिव प्रूफ. प्रूफ इज गिवन व्हेन यू वांट समबडी टू टेल, हाँ भाई ठीक है आपने काम कर दिया. वी न्यू फॉर अ फैक्ट दैट द वर्क हैज बीन डन. तो हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, इट इज ओनली द अदर्स हु वांटेड अ प्रूफ. सो बट बाद में जो सैटेलाइट इमेजरी आई उसमें आप लोगों ने देखा होगा 3 होल थे उस बिल्डिंग के ऊपर. तो ये जो वेपन सिलेक्ट किया गया था वो इस तरह का था कि पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोड नहीं हो, अंदर जाके वो वेपन तब एक्सप्लोड हो जब हमें चाहिए. तो उसका डैमेज अंदर है. राइट. बिल्डिंग पूरी की पूरी नहीं गिरेगी. राइट. सर, तो इसमें तो बड़ी प्रिसाइज इंटेलिजेंस चाहिए होती है टू नो कि हाँ इस बिल्डिंग के अंदर ही वो टेररिस्ट हैं या वो कैंप्स हैं जहाँ पे कि जिनको हमें डिस्ट्रॉय करना था, रादर देन अ ब्लैंकेट अटैक. तो इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस होती है हमारे पास. बिल्कुल होती होगी, तभी किया होगा. राइट. बिकॉज सी फाइनली जो भी आज अगर आपने देखा ईरान में
किस लेवल पे इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई है। राइट। उन्होंने जो ट्रैफिक कैमरास थे उसकी फीड उन्होंने कंट्रोल करी। उस फीड से उन्होंने देखा कौन किस बिल्डिंग में कब जा रहा है जी। वो कैमराज और जो सीसीटीवी कैमरास थे उन्होंने उस कैमरा फुटेज को कंट्रोल करके थ्रू अ साइबर अटैक, साइबर वॉरफेयर, उन्होंने ये देखा कि भाई ये बिल्डिंग जो हमें टारगेट करना था वो टारगेट कर पाए कि नहीं कर पाए। So there are various ways and means of doing lot of things, and all of that must have been done. But the fact of the matter remains that Balakot was a successful operation. जी। And all the weapons, जहाँ हमको weapons drop करने थे वो weapon वहाँ ही गए। ये करीब 3 महीने के बाद एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने प्रूव भी किया था कि वहाँ करीब इतने लोग मरे हैं। ब्यूटीफुल सर। ये तो एक ऐसी कहानी है या एक ऐसी चीज़ है जिस पर स्टडीज़ कर रहे हैं लोग एंड करेंगे फॉर टाइम इमेमोरियल टू कम। दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। एक और सक्सेसफुल ऑपरेशन का नाम मैं लेता हूँ जो बहुत ही रिसेंट मेमोरी में, सबकी मेमोरी में है। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर, बहुत ही रिमार्केबल हाई स्टेक्स एक परफॉर्मेंस थी हमारी आर्म फोर्सेस की, तीनों की। और हमने यहाँ पर पहली बार देखा था कि एयर पावर again was so crucial to this entire performance. ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सर जब आप बात करते हैं तो what made it different from let's say a Balakot air strike or previous examples? So once again if you have to understand कि भाई सिंदूर में क्यों ऐसे किया, one is गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी थी from Uri to सिंदूर, राइट। 2018 to 2025 जी। 7 साल। तो उस गवर्नमेंट को ये इट हैड द थॉट दैट कॉस्ट हैज टू गो अप। दूसरा ये था कि जो हमने उरी में किया उससे पाकिस्तान ज़्यादा नहीं सीखा, तो उन्होंने पुलवामा किया। पुलवामा के 5 साल के बाद या 6 साल के बाद उन्होंने पहलगाम किया। सो द फैक्ट इज कि अगर वो ये कर रहे हैं और ये टाइम बढ़ रहा है तो जो हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्या होगा? पहले हमने एक छोटा सा कैंप लिया, फिर हमने उससे बड़ा कैंप लिया। अब हमने बोला कि भाई अब कैंप को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट इज द लीडरशिप विच हैज टू बी हिट। जी। तो लीडरशिप, टेररिज्म लीडरशिप क्या है? लेकिन अगर आप देखेंगे तो तीनों में एक कॉमनैलिटी है, तीनों में हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। जी। हमने किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया, हमने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। बिल्कुल। तो इवन जब हमने सिंदूर शुरू किया तो हमने जो टारगेट्स लिए 5 टारगेट्स, बहावलपुर, मुरीद के और जो 3 ट्रेनिंग कैंप पीओके में थे, जी। तो हमने तीनों को लिया और हमने बोला हम इसको अब एक और लेवल ऊपर लेके जाएंगे। बिकॉज जो सपोर्ट है टेररिज्म को वो तो गवर्नमेंट और मिलिट्री के थ्रू ही है ना पाकिस्तान के। इट्स नॉट इवन अ सीक्रेट एनीमोर। तो हमने वो बताया कि भाई अगर हमें इसको और ऊपर लेके जाना है तो वील हैव टू हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। तो more than 100 terrorists were there in each of these camps, both these headquarters in Muridke and Bahawalpur. Second, जो मैसेज जाना चाहिए था कि इतने डीप into Pakistan, whether we can attack precisely. The message has to go कि भाई इंडिया ये कर सकते हैं और कौन करेगा। तो ये आप देखिए कि सिंदूर में एक बेटर प्रोसेस बन के आया, क्योंकि जो हमने उरी से सीख ली, जो हमने बालाकोट से सीख ली, वो हमने करेक्ट कर दिया था। अब हमें बालाकोट में अगर हमें वेपन ड्रॉप करने थे तो हमें पाकिस्तान के अंदर जाके वेपन ड्रॉप करने थे क्योंकि हमारे पास ऐसे वेपन नहीं थे उस टाइम। लेकिन सिंदूर में हमने अपनी जो प्रोक्योरमेंट है, स्ट्रैटेजी है और टैक्टिक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सबको रिफाइन और कर दिया, इम्प्रूव किया। तो
अब सिंदूर में हमारे पास वेपन थे, रफाल जो 350 किलोमीटर स्कैल्प डाल सकता है, Su-30 जो 350 किलोमीटर ब्रह्मोस फायर कर सकता है, और बाकी भी है, रैम्पेज भी था, जो रैम्पेज मिसाइल है जो भी 250 किलोमीटर करीब 200-250 किलोमीटर अराउंड दैट। तो ये वेपन्स हमको ऑप्शंस देते थे कि हम अपने ही एयर स्पेस में रह के टारगेट कर सकें, और एक्यूरेट वेपन्स हैं। राइट। तो हमने फिर इनको तीनों को, पांचों जो टारगेट किया, और हमने क्या किया कि हमने बोला कि जो ये टारगेट छोटे छोटे हैं और जो पीओके में है ये आर्मी ले सकती है, तो आर्मी के पास वेपन्स है, तो हमने सिंक्रोनाइज किया उसको। सो दैट इज वाई, एंड वी रियलाइज दैट दीज जो बहावलपुर और मुरीदके में है सिर्फ एयर पार कर सकती है। सो द इनिशियल पार्ट वाज ए काउंटर टेररिस्ट स्ट्राइक, बट पाकिस्तान की जो साइकोलॉजी है और फिलॉसफी है वो ये है कि रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। उन्होंने बालाकोट में भी रिटेलिएट किया था और अभी भी रिटेलिएट किया। नाउ व्हेन दे रिटेलिएटेड, इंडिया को बहुत क्लियर ये था कि भाई अगर वो इस रिटेलिएट करेंगे तो हम यहां जाएंगे, फिर वो यहां आएंगे तो फिर हम यहां जाएंगे। एस्केलेशन लैडर में इंडिया ने कंट्रोल किया जी। कंट्रोल कैसे किया कि आई थिंक हमारे प्लान्स इतने अच्छे बने थे, जो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इतनी अच्छी थी कि जो क्लैरिटी थी कि हम कैसे हर स्टेप को लेंगे और कहां पर रुकेंगे और कहां चांस देंगे अपने एडवर्सरी को, राइट, वो हमें बहुत क्लैरिटी थी। तो इसमें पूरी की पूरी एयर पार जो टारगेट चूज किए जहां हमें हर्ट करना था, तो दूसरा स्टेप जब उन्होंने हमारे मिलिट्री स्टेशंस को और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना शुरू किया, तो हमने बोला कि ठीक है, अब वी विल ब्लाइंड देम फर्स्ट, बिकॉज बिफोर यू अटैक यू हैव टू ब्लाइंड समबडी। तो वो कैंपेन की गई कि जिसमें उनके उनकी जो एयर डिफेंसेस हैं उसको टारगेट किया गया, उनके जो ड्रोन्स जहां ट्रेनिंग होती थी, जहां उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको टारगेट किया गया, जो उनका कमांड एंड कंट्रोल था। तो दोनों चीजें होती हैं, वन इज योर आईज, योर ईयर्स, योर ब्रेन। तो आपके तो आईज एंड ईयर्स आर योर रेडार्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम जी। ब्रेन इज योर कमांड एंड कंट्रोल, जो कि नूर, एंड योर हैंड्स एंड लेग्स आर योर फिजिकल एसेट्स। तो पहले आईज एंड ईयर्स डिस्ट्रॉय किए, ब्रेन डिस्ट्रॉय किया नूर खान में जो कमांड एंड कंट्रोल, उसके बाद उनके हैंड्स एंड लेग्स जो कि उनका एयरफोर्स है। सो देन वी स्टार्टेड टारगेटिंग देयर बेसिस, दैट इज हाउ। एंड इसमें द होल थिंग, पूरा जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब जो काम किया ये एयर पार के सिवा और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि जो पैरेलली अगर आपको इतने सारे 11 टारगेट 11 एयरफील्ड पैरेलली आपको एड्रेस करने हैं तो आप कैसे करोगे। काफी सारे लोग बोलते हैं कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लेकिन सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एयर टू सरफेस वेपन्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है एक्यूरेसी, राइट। जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है उसकी एक्यूरेसी 10 से 20 मीटर होती है, और जो एयर टू सरफेस वेपन्स है उसकी एक्यूरेसी 2 से 5 मीटर होती है। तो अगर मुझे जो काम मैं एक एयर टू सरफेस वेपन से कर सकता हूं, उसके लिए मेरे को 6 मिसाइलें फायर करनी पड़ेंगी, और जो इनएक्यूरेसी है उसकी वजह से जो कोलेटरल डैमेज हो सकता है वो अलग, उसकी कॉस्ट अलग होती है। उसकी कॉस्ट अलग होगी। सो एयर पार जो कर सकती थी, जितना स्पीड पे, जितना टाइमिंग, जितना सिंक्रोनाइजेशन, वो बाकी दो नहीं कर सकते थे, राइट। तो इसलिए एयर पार यूज किया, और बिकॉज ऑफ एयर पार वी कुड गेट दीज रिजल्ट्स इन ऑप सिंदूर। उल्टा कर दिया हमने, पूरी जो नैरेटिव है ना उसको उल्टा कर दिया जी। पहले पाकिस्तान बोलता था कि अगर आप ये रेड लाइन क्रॉस करोगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब हमने पाकिस्तान के लिए रेड लाइन ड्रॉ कर दी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम बालाकोट टू ऑप सिंदूर, कि भाई हाउ वी हैव चेंज्ड टू अ मोर प्रोएक्टिव स्टैंस देन अ रिएक्टिव स्टैंस। एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी ऑप सिंदूर हैज नेवर बीन कॉल्ड ऑफ। It's still going on. So to say, it is going on. So to speak, yeah. So it puts the onus of doing a wrong thing on your adversary.
विच इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज टू गिव. सर आपने बीच में सिंक्रोनाइजेशन की बात करी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के बीच में एक टैंडम सिंक्रोनाइज जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं. मैं जब छोटा था तो हमने एक मूवी देखी थी, सबने देखी होगी, बॉर्डर करके एक मूवी बहुत फेमस हुई थी. देयर इज़ अ मोमेंट, और वो मैं जानबूझकर इसलिए भी इवोक कर रहा हूँ क्योंकि उसकी मेमोरी एक आपको जोश दिलाती थी. आई रिमेंबर कि ग्राउंड ट्रूप्स, जब बहुत बैटल ऑफ लोंगेवाला की जब बात करते हैं तो ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं, सनी देओल, सुनील शेट्टी, दे आर सफरिंग क्योंकि बहुत ब्रूटल फाइट होती जा रही है. इट फील्स समटाइम्स दैट वी आर विनिंग, ऐसा लगता था कि द अदर साइड इज, एंड देन सडनली यू हैड द इमेज ऑफ जैकी श्रॉफ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ एन एयरफोर्स ऑफिसर. ऊपर से जाते हैं, दे डिस्ट्रॉय द एनिमी टारगेट्स, दे न्यूट्रलाइज देयर कैपेबिलिटीज एंड डूइंग दिस एज अ वेरी स्टाइलिश मार्क ऑफ. When we talk about joint operations, क्या होता है joint operation center में? How do you work in tandem with the 3 wings of the armed forces? I think अभी ये जो jointness है ना, jointness has become a thing of past. Jointness is history now. आजकल jointness नहीं होता, आजकल integration होगा. Okay. jointness में क्या होता था कि हम लोग तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों अपने अपने प्लान बनाते थे और शेयर कर लेते थे एक दूसरे से, और फिर बोलते थे, ये इसको डी कॉन्फ्लिक्ट कर देते थे कि भाई अगर हम साथ में, ये हमारे टाइमिंग एक जैसा है तो नहीं, देन यू शुड गो फर्स्ट, वी विल फॉलो. सो दे वर नॉट काइंड ऑफ वेरी एफिशिएंट ऑपरेशंस. और वो इसलिए होता था क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी. राइट. जो टेक्नोलॉजी ने क्या हमको, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, उसने हमको ये एबिलिटी दी है कि अब हम इंटीग्रेट हो सकें. इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो अगर 3 सर्विसेज हैं तो जो आर्मी देख रही है वही नेवी देख रही है, वही एयरफोर्स देख रही है. तो सब कुछ, जो भी जितने भी सेंसर्स हैं और जितने भी एसेट्स हैं, उसको अगर हम नेटवर्क करेंगे तो नेटवर्क करके क्या होगी, एक सिंगल पिक्चर आएगी तीनों को. राइट. जब वो तीनों को सिंगल पिक्चर आ रही है, उस सिंगल पिक्चर से ही हम जो आजकल के ऑपरेशंस हैं उसको बोलते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस. मल्टी डोमेन ऑपरेशंस. मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का सिंपल मतलब होता है कि तीनों डोमेन में हम साइमल्टेनियसली देख सकते हैं बिकॉज ऑफ अदर 2 डोमेन्स, विच इज साइबर एंड स्पेस. राइट. उन दोनों ने हमको अलाउ किया है कि हम बाकी जो तीनों फिजिकल डोमेन्स हैं, लैंड, एयर और सी, वो एकदम साथ हो जाए, उनको साथ सब कुछ क्लियरली दिखाई दे. और अगर जो क्लियरली देख सकेगा वो उतना ही क्लियर अच्छा डिसीजन भी लेगा. तो बेसिकली जब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं कि आप अपने एडवर्सरी से डिसीजन मेकिंग में आगे हो, क्योंकि जो आप देख सकते हो वो आप पहले देख रहे हो जो आपका एडवर्सरी देख रहा है. उसमें क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास ये चॉइस कर सकते हैं हम कि सबसे एफिशिएंट वे ऑफ टैकलिंग अ सिचुएशन क्या होगी. राइट. कि अगर मुझे एक टारगेट है तो अगर वो टारगेट मैं आर्टिलरी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूं तो वहां एक एयरक्राफ्ट भेजने की क्या जरूरत है. तो वहां एक मिसाइल मारने की क्या जरूरत है. पहले क्या होता था, जॉइंट ऑप्स होते थे. जॉइंट ऑप्स में हमने वो टारगेट किसी को दे दिया, अब वो ही करेगा वो. लेकिन आज बिकॉज जो पिक्चर है वो इतनी अच्छी क्लियर है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि जो प्लान आपके हैं और जो बैटल है वो इट इज ओनली टिल द फर्स्ट राउंड इज फायर्ड और द फर्स्ट बॉम्ब इज ड्रॉप्ड. आफ्टर दैट एवरीथिंग चेंजेस. राइट. सो आजकल की जो वॉर्स हैं इतने कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि वो इतने मल्टी डोमेन वॉरफेयर हो गया है, इतने कॉम्प्लेक्स वॉर्स हो गए हैं कि अब उसको इतना सिंपली नहीं कर सकते. इसलिए इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड. तो जो इंटीग्रेशन है, अब क्या है कि हमारे को जो भी प्लान्स हैं, जो हमारे पोजीशंस हैं, जो जैसे हम पहले आर्मी के पास भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एयरफोर्स के पास भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है. अब दोनों ने पास लगा दिए, उसकी यूजलेस हो गए वो, एक तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गई. बिल्कुल. सो अब क्या है कि बिकॉज इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन से आर्मी का जो नेटवर्क है वो एयरफोर्स के नेटवर्क से इंटीग्रेट हो गया, नेवी का नेटवर्क एयरफोर्स से नेटवर्क हो गया, नेवी का आर्मी से हो गया. तो अब सारे नेटवर्क्स इंटीग्रेट होके तो एक सिंगल पिक्चर आ गई हमारी. Right. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सब अपने जो एसेट्स हैं,
उसको ज़्यादा एफिशिएंटली लगा सकते हैं। बिल्कुल। उससे क्या आएगा, जो हमारा डिफेंस है वो भी उतना ही पावरफुल हो जाएगा और ऑफेंस भी उतना ही एफिशिएंट और पावरफुल हो जाएगा। राइट। तो ये इंटीग्रेशन है। तो अब क्या प्लान, अब प्लानिंग ग्राउंड लेवल से हायर लेवल तक ऐसे इंटीग्रेट होगी। विच इज़ इम्पॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी ने, जैसा आपने बताया, जो इनपुट्स हैं उसको यूनिफाई कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, एंड अकॉर्डिंगली जो आउटपुट है वो भी बेटर हो गया है। सो दिस इज़ ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट, आई वुड से। सर, इसी के साथ हम इस कॉन्वर्सेशन को फ्यूचर की तरफ लेके जाते हैं, कुछ चैलेंजेस की भी बात करते हैं। हम पास्ट की जो सक्सेसेस हैं वो तो हैं ही, लेकिन हमसे बेहतर, सिविलियन से बेहतर आर्मी एंड आर्म फोर्सेज, एयर फोर्स, नेवी, ये सब जानते हैं कि कंप्लेसेंसी के लिए कोई जगह नहीं होती है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में, जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं, इवन ऑप्संदूर में भी देखा, और कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, रशिया यूक्रेन इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस, कि FPV ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन्स जो हैं वो $multi billion इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकते हैं। तो अब हम ड्रोन वॉर्स में जो ड्रोन स्वॉर्मिंग करी जाती है उससे बचने के लिए व्हाट स्टेप्स आर वी टेकिंग? पहले तो मैं ना थोड़ा सा इसके लिए एक क्लैरिटी लाना चाहूँगा सारे अपने व्यूअर्स के लिए कि ड्रोन्स की एक अपनी जगह है, मिसाइल्स की अपनी जगह है, एयरक्राफ्ट की अपनी जगह है। जी। ड्रोन्स बहुत ही लो कॉस्ट ऑप्शन है, एक हाई, इट इज लाइक इट क्रिएट्स ए हाई इफेक्ट, बिगर इफेक्ट। जी। बट वो क्या कर सकते हैं वो लिमिटेड है। आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जो ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल है उसमें वॉरहेड होता है 1600 किलो का। ओके, एक मिसाइल में एक वॉरहेड। एक F-15 एयरक्राफ्ट 11 टन वेपन्स लेके जा सकता है। 11 टन वेपन मतलब उसका जो वॉरहेड कंटेंट है वो 5 से 6 टन है, और एक ड्रोन वॉरहेड ले जाता है 200 ग्राम से लेके 20 किलो तक। बहुत फर्क है। सो आपको इफेक्ट क्या क्रिएट करना है, आपको कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या यूज कर रहे हो। जी। तो जो ये लोग बोलते हैं ना कि ड्रोन, आप देखो ड्रोन वॉरफेयर से कोई कंट्री जीता है आज तक? नो। Wars have not been won by drones, but drones are weapon of choice for creating large amount of nuisance. तो उसके लिए, उसके अगेंस्ट ड्रोन डिफेंसेस आए। पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तो nobody thought about कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर्स को लाए कि भाई कंप्यूटर तो बहुत आराम से हर काम कर दे रहा है, पर जैसे ही वायरस आया तो कंप्यूटर सिक्योरिटी आई, ईव्सड्रॉपिंग आई, कंप्यूटर सिक्योरिटी आई। तो वैसे ही ड्रोन्स आए, काउंटर ड्रोन आ रहा है। ट्रू। ड्रोन्स जितने भी आज तक लॉन्च हुए हैं 70 to 80% हैव बीन इंटरसेप्टेड। ओके। ओके, द कॉस्ट ऑफ इंटरसेप्टिंग इज हाई। ओके, बट जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो भी तो सिक्योर कर रहा है अपना जगह, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अपना मिलिट्री एसेट्स हो, उसको सिक्योर कर रहा है। अगर एक आपकी एयरबेस है, उसमें जहाज हैं, उसकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वही है ना? तो अगर उसको सिक्योर करने की $1 मिलियन की मिसाइल फायर होगी तो क्या हो गया? ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। लॉट ऑफ पीपल मे नॉट हैव दिस आर्ग्यूमेंट, बट ट्रू, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। इट हैज टू बी सीन इन अ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देन व्हाट वी आर सीइंग। बट एट द सेम टाइम, जैसे हमारी जो एयर डिफेंसेस हैं वो जितनी लीथल होती जा रही हैं, जितनी इफेक्टिव होती जा रही हैं और जितनी लेयर्ड होती जा रही हैं, उसमें द कॉस्ट दैट यू पे बाय मैन्ड एयरक्राफ्ट could be very high if you don't have the technology. तो उस सिचुएशन में unmanned systems are a better option than otherwise. Okay. So उसके लिए I think जो ये आज हम बात कर रहे हैं, interception rates are so high. तो उसको ओवरकम करने के लिए और वही इफेक्ट पाने के लिए अब हम जा रहे हैं ऑटोनॉमी पे।
तो वही जो आप स्वॉर्म्स बोल रहे हो आप, स्वॉर्म देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑटोमेशन और एक आता है ऑटोनॉमी। ओके, ये दोनों अलग वर्ड हैं, दोनों के मीनिंग बहुत अलग हैं। बिल्कुल। ऑटोमेशन क्या होता है कि हमने एक चीज प्रोग्राम कर दी, वो उस पाथ पे जाएगा, वो काम करेगा, या तो वापस आएगा या वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा जी, वो ऑटोमेशन हुआ। ऑटोनॉमी मतलब मैं उसको मिशन दे रहा हूं, अब वो अपने आप जाएगा, जो भी चैलेंजेस आएंगे रास्ते में वो उसको एनकाउंटर करके अपने आप को सेफ रखते हुए मिशन कंप्लीट करेगा। राइट। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, वो ऑटोनॉमी है, उसमें ह्यूमन कंट्रोल नहीं है। ऑटोमेशन में ह्यूमन कंट्रोल है। राइट। ऑटोमेशन में वो जा रहा है, उसमें आप फिर भी आप इंटरफेयर कर सकते हो। Right. ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो जो स्वॉर्म्स की आप बात कर रहे हो वो उस में जा रहे हैं, और ये प्रोसेस है कि पहले ये अभी आना है, अभी आया नहीं है। काफी हद तक आ गया है ऑटोनॉमी, बट अभी ऑटोनोमस वेपन्स ISR मतलब इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉग्निशंस वगैरह के लिए ठीक है, बिकॉज अभी तक ऑटोनॉमी में हमने ये एस्टैब्लिश नहीं किया है, फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है जी। कल को वो कहीं इधर उधर जाके गलत टारगेट पे या फ्रेट्रिसाइड भी कर सकता है। तो वो उसको रोकने के लिए अभी ऑटोनॉमी वी आर एट ए सर्टेन लेवल, वी हैव टू रीच दैट लेवल। जी। सो दैट लेवल विल बी रीच, एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरह से टेक्नोलॉजी जा रही है ऑटोनॉमी आनी ही है। तो स्वॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हो, वो स्वॉर्म्स हैं अभी सिस्टम में, दे विल गेट बेटर। अभी ह्यूमन इज इन द लूप, देन ह्यूमन विल गो ऑन द लूप, मतलब वो फिर भी एट सर्टेन पॉइंट ह्यूमन कैन इंटरफियर, एंड देन अ स्टेज विल कम व्हेन ह्यूमन गोज आउट ऑफ द लूप। दैट इज ट्रू ऑटोनॉमी। सर, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसी के साथ मेरे को कहीं ना कहीं कंसर्न भी आती है, राइट, इवन एज अ सिविलियन, कि ऑटोनोमस वेपन्स वास्तव में अगर हम इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंट्रीज कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी बढ़ जाता है कि हम ऑटोनॉमी दे तो रहे हैं किसी वेपन को, लेकिन जैसा आपने कहा फैक्ट्रीसाइड हो या सिविलियन टारगेट्स को ना ऑटोनोमस सिस्टम्स टारगेट करें, तो वो क्वालिटी कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का। इंडिया आने वाले दशकों में और भी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर सकता है और करेगा, सिक्योरिटी चैलेंजेस। आपको क्या लगता है आपकी असेसमेंट में कि व्हाट आर द 3 बिगेस्ट चैलेंजेस दैट इंडिया विल फेस? एज ए नेशन मिलिटरीली आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे 2 नेबर्स ही हैं जो कंटिन्यूसली चैलेंज करते रहेंगे हमको जब तक हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होते। बाकी जो और जो एसोसिएटेड वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी है, उससे भी चैलेंजेस होंगे। दैट इज बेसिकली टेक्नोलॉजी, वेदर वी गेट टेक्नोलॉजी और वी डोंट गेट टेक्नोलॉजी, हाउ फार द वर्ल्ड लुक्स एट अस in terms of technology, but our biggest challenge would remain China. Pakistan मेरे को नहीं, मैं उसको पूरा 100% एज ए मेजर चैलेंज काउंट नहीं करता हूँ, बिकॉज आई थिंक वी आर वे मोर केपेबल देन पाकिस्तान। चाइना प्राइमरली बिकॉज द वे दे आर मूविंग अहेड, जिस फोकस से उस नेशन ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, इट इज अ बिग लेसन फॉर अदर्स। दे आर competing with US, they are not competing with India. So if a nation competes with US and wants to take its technology to the level of US, it will remain ahead of India till India does not reach that level of technology. Right. So India का जो major challenge है वो how to deal with any Chinese aggression. That will remain our biggest challenge. And उसके लिए I think 2 things which are very very important is very quick absorption and upscaling of technology. जी. Much more investment into higher end of technology. More investment into space and cyber. And obviously weapons and systems. So जो drones हैं
अभी तक काफ़ी सारे ड्रोन के कंपोनेंट वी आर इम्पोर्टिंग, सेमीकंडक्टर चिप्स वी आर इम्पोर्टिंग, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वी आर इम्पोर्टिंग। ये इंडस्ट्री जब तक नहीं बनेगी इंडिया की, तब तक वी विल इम्पोर्ट, एंड द मोमेंट यू इम्पोर्ट यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी। सो ये चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज कि भाई वी कैन वी हैव टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन हैव। सेकंड इज चाइना एज ए नेशन, and how will we deal with China in case of any kind of operation they want to undertake. So these are the two major challenges that I foresee. Other than the other challenges which are there in terms of which I don't want to get into because that is not my domain. जी, okay. Sir, I'm glad that you mentioned कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जब हमने इस बातचीत की शुरुआत करी थी इवन इन पार्ट 1, बिकॉज नाउ वी सी कि इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वी हैव बायर्स, आर्मीनिया, साइप्रस, इवन यूएई नाउ वी जस्ट हर्ड। तो ये किस तरह जो डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, जब हम इसकी बात करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट की बात करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करने से एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और क्या क्या होता है इसके साथ साथ? देखो, एक बार आप जब डिफेंस इक्विपमेंट जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो यू आर क्रिएटिंग दैट योर दैट नेशन बिकम्स मोर फ्रेंडलियर टू यू, ओके, बिकॉज यू आर यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी। दूसरा, देयर इज इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन दोज मिलिट्रीज, जी, क्योंकि वो भी सेम सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप भी सेम यूज सिस्टम कर। तीसरा, आपका जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें और पैसा आएगा, सो योर R&D विल गेट इवन बेटर। योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है इस दुनिया में, उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? या तो गवर्नमेंट पैसा देगी या आपका बिजनेस वो पैसा क्रिएट कर रहा है। जब आप मैन्युफैक्चर करोगे और एक्सपोर्ट करोगे, इट विल हेल्प यू टू गेट दैट मनी टू पंप इनटू R&D। जी, बहुत क्रूशियल, because India is not such a rich country where it will scale up its. If you see our defense budget, it is increasing, but the inflationary increase is not so much. It is still well below 2% of your total GDP. बिल्कुल। So ये सब चीजें जो हैं, we have to scale up. उसके लिए हमें अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोडक्शनाइजेशन साइकिल है, उसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। एंड उसकी वजह से अगर वो स्पीड अप करते हैं तो हमारा एयरफोर्स उसको जल्दी इंडक्ट कर पाएगा। अगर हमारे एयरफोर्स या आर्मी ने किसी वेपन सिस्टम को या किसी प्लेटफॉर्म को जल्दी इंडक्ट किया तो वो कंटेम्प्रेरी हुआ। अगर आज हम देखें, आज की तारीख में अगर हमें LCA एक्सपोर्ट करना है तो कौन खरीदेगा? जब हमारे एयरफोर्स में ही LCA Mark 1A आया नहीं है तो कौन हमसे खरीदेगा? बिल्कुल। और आज जो टेक्नोलॉजी लोग बेच रहे हैं वो 4.5 to 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी तो पीछे रह गई ना। बिल्कुल। तो या तो कोई बहुत पुअर कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज या सम कंट्रीज माइट बाय इट, बट देन यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट हायर लेवल ऑफ बिल्कुल प्रोडक्टिविटी। वो कितना खरीदेंगे? सो द पॉइंट इज दैट we have to look at it as a big picture rather than small little points. And जब तक हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री स्केल अप नहीं होगी, और प्राइवेट इंडस्ट्री स्केल अप करने में ही दे विल गेट मनी फॉर R&D, बिकॉज फाइनली प्राइवेट इंडस्ट्री इज ए बिजनेस मॉडल। अगर बिजनेस कर रहा है वो, तभी उसके पास पैसा आएगा और तभी वो R&D में इन्वेस्ट करेगा। Profit model. अदरवाइज वी विल कंटिन्यू टू बिकम aggregators or integrators and not manufacturers. So we have to scale up our R&D, we have to scale up our production, and we have to scale up our technology to the recent. जी। And induct, ये सारी चीजें जो है वो हम अपने मिलिट्री में जितना जल्दी इंडक्ट करेंगे, कोई आपसे क्यों खरीदेगा?
कोई आपसे इसलिए खरीदेगा, पहला क्वेश्चन कोई पूछता है कि भाई ये आप लोग यूज कर रहे हो क्या इसको? और आप बोलो हम कर ही नहीं रहे। जब हम ही नहीं कर रहे तो फिर वहां हम किसी को भी। तो इसलिए हमको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि और हायर एंड वेपन्स वी हैव टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। जी। सो वी शुड लुक एट फर्स्ट एक्सपोर्टिंग जिसमें हम अच्छे हैं, जैसे ब्रह्मोस है, आकाश है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, और भी जो वेपन्स हम इंडिया में बना रहे हैं विच आर वेरी हाई इन क्वालिटी, तो उसको एक्सपोर्ट करते रहें, साथ में उसको अपने मिलिट्री में भी इंडक्ट करें साथ में। तो जो ये हम जितना टाइम अगर लगाएंगे तो उतना ही वो उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, और जितना फास्ट करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी बेटर बढ़ेगी। सो वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दिस। इसी के साथ हम अपने डिस्कशन के एक फाइनल फेज में आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो कि हमारी ऑडियंस हमेशा लीडरशिप के बारे में जानना चाहती है, लीडरशिप डिसीजंस के बारे में। यू हैव फेस्ड सो मेनी ऑफ देम थ्रू आउट योर करियर। जब भी आप हाई स्टेक्स की बात करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात करते हैं, तो उस टाइम जो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है उसमें सही डिसीजन लेना, एक्यूरेट परफॉर्मेंस करना, हाउ डू यू इनकलकेट दैट क्वालिटी? See, it comes from 2 or 3 things. One is your professional knowledge. Second is your exposure. Right. Third is your experience. And fourth is your risk-taking ability. Life में आपको कभी भी 100% information about any situation नहीं मिलेगी। बिल्कुल। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको पूरी सिचुएशन को कैसे ग्रास्प करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और आप उसको कैसे देखते हैं। एंड फोर्थ इज योर अप्रोच, लास्टली, कि इज योर अप्रोच डिफेंसिव और एग्रेसिव। अगर आपकी अप्रोच डिफेंसिव होगी तो यू विल टेक ए डिफेंसिव डिसीजन और यू विल डिले डिसीजन। And if your approach is aggressive and you have an aggressive approach leads to risk taking. But how much risk should you take? Calculate. That also is to be weighed. But without risk you cannot. So ये सब चीजें your full career teaches you all these things. Experience. Correct. One is your professional knowledge. What is the capability? What is the capability of your own force? What is the capability of your own? What is the mission? How you plan mission? What can go wrong? And finally, everything has got plan A, plan B, plan C. So if you have to take a decision, you should be able to take a decision with whatever inputs are there. And for which you should know that if with these inputs, what can go right and what can go wrong. And then you have to decide whether that meets the final objective or not. Right. If it is not meeting the mission requirement, then you have to think. But if it is meeting the mission requirement, then you have to take a decision. And कभी भी आपको 100% information नहीं रहेगी in a very very fast changing complex battle environment. Right. Great. And it is at that point of time your decision will be based on your complete life's, whatever has been your experience, exposure, your knowledge, your skills, your character, your discipline, everything will come into it, and then you will take that decision. Right. सर, आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट, whether it's a successful or not so successful, if you are comfortable in sharing, जिसने आपको एक बहुत ही valuable life lesson दिया हो? Yeah, so it was long time back. We were going from, we were ferrying from a place called Kalaikunda. It's in next to Kharagpur. Okay. एक एयरफोर्स बेस है वहाँ जी। वहाँ से हम लोग आ रहे थे रायपुर। रायपुर पहली बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रायपुर के थ्रू वी विल कम बैक टू हैदराबाद। सो वी वर कमिंग एंड रायपुर में हमने प्लान ऐसे किया था कि रायपुर की जो रनवे होती थी वो इट यूज्ड टू मर्ज विद द
surroundings. Okay. So if you came low, you may not be able to see it. और वहाँ कोई रेडियो एड्स नहीं थे उस टाइम. तो जैसे जब रायपुर का एक ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था उस टाइम, तो वो ऑल इंडिया रेडियो को हम ट्यून करके उसको डायरेक्शन लेके आते थे. ओके. और वो ऑल इंडिया रेडियो कभी बंद हो जाता था, कभी उसका टाइमिंग्स थे. तो हम लोग जब आ रहे थे तो मेरा जो प्यूपिल था वो आगे था और मैं पीछे की कॉकपिट में बैठा था. तो काफ़ी टाइम तक मैं ठीक से चेक कर रहा था, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन. फॉर सम टाइम आई सेड ओके, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सो आई डोंट हैव टू डू इट, आई जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड आई विल डू समथिंग एल्स. So it was kind of I became a little casual at that point in time. And as luck would have it, about 15 minutes later, I said, there is something which is not gelling. Okay. तो ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ. अच्छा. क्योंकि जहाँ हम थे वो फैमिलियर चीज़ नहीं थी, वो हमारे मैप से कोरिलेट नहीं कर रही थी, जगह कोरिलेट नहीं कर रही थी. तो वी वर एक्चुअली ऑफ ट्रैक. So we have gone off track, and then when we switched on the radio, Raipur was not on the air, so there is not locking to Raipur, so you don't know where Raipur is. Yeah. And so I asked my number 2, ki, can you recognize this place? He said no. Oh, God. Now we are 2 aeroplanes, we don't know where we are. But and we descended, और नीचे हम थोड़ा नीचे आ लगे. तो जिससे अगर आप नीचे आ रहे हो तो आपको उतना ही कम दिखाई देगा. बिल्कुल. तो और मुश्किल हो जाएगा रायपुर को रिकॉग्नाइज करना. एंड इट वाज जस्ट शेयर लक दैट द ऑल इंडिया रेडियो केम अप एट दैट पॉइंट इन टाइम. Okay. व्हेन वी आर अबाउट वेरी क्लोज टू, वी आर अबाउट 30-40 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक. Oh my God. And it came on and we were able to land with very little fuel. So I had actually told my pupil that be ready to eject in case the fuel runs out. It is better to live and Then, fight yeah. another day. True. So that gave us a very, very important lesson that, in aviation, you can never be complacent. Never. In aviation, you cannot take your eyes off the task even for 1 minute. In aviation, never, while you should rely on everything else, but you have to rely on yourself the most. Yeah. And I think, sir, ये. And lastly and most important, जी. stick to the briefing. So you lot of time people say नहीं ऐसे कर लेंगे, कुछ नहीं होता. In aviation it doesn't work that way. So it is a life lesson that it is as simple as you're driving on a highway. After some time, the highway is khali. After some time you become casual. Okay, I'm going in my lane, nothing happens, and the vehicle in the right lane gives brake and then jerks, comes in front of you. What will you do? Yep. If you are not ready for it, then you will be caught unawares. And so the aviation teaches you that you have to be ready for everything at all times. Right. And ready for the worst case scenario. बिल्कुल. I mean, I would draw even an analogy from this for anyone's life. मतलब मैं अपने लाइफ से इसको जब जोड़ के देखता हूँ तो complacency के लिए कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए. और जब हमने बात करी complacency की, तो even when let's say someone is trekking, अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो चढ़ाई के टाइम तो people remember कि हाँ एक एक कदम आपको ठीक से रखना है. Everyone is full of energy. Where do the most accidents happen? On the descent. Because people become complacent. क्योंकि हम सोचते हैं हाँ चढ़ तो लिया ही है, अब जल्दी से उतर जाते हैं. But actually that's even more riskier. तो I draw a remarkable lesson from your life into my life. And I'm sure the audience does the same. सर, आपने मेंशन किया था कि 39 years, almost 40 years of service, and you had multiple 32 postings. Which one was your most favorite or most memorable one? See, generally most memorable is where you get married. Okay. But 2-3 posting, I mean, I would say 2
postings were memorable, and memorable not because they were nice, but they were very challenging. Okay. And that is why they were nice and memorable, mostly because people made it memorable. फौज में ना आप ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हो, मतलब हम जब होते थे, जब हम यंग थे, तो आप, जैसे मैं श्रीनगर में था 1991 की बात कर रहा हूँ, तब terrorism was at its peak. We could not go out, and I got married there. And for 6 months, my wife could not join. Can you imagine today somebody's wife cannot join for 6 months because there is no house to stay? So those were the challenges. But yet, when she came, we while staying within the camp, we could not step out of the camp. Out of the gate, we could not go because of restrictions. But it became memorable because the challenges that we faced, but we came to know each other way better. If we were in Bangalore, we wouldn't have come to know each other as better, probably. So small places have there. The other was Bhuj. Bhuj. Yeah. Gujarat. Very challenging, basically because we saw 3 cyclones. We saw the Bhuj earthquake. We survived through that. But again, the kind of bond that we had with everybody, the way we achieved things as a squadron, as a family, and otherwise what we could contribute in the society, in the place, was phenomenal. And so these two stand out for me. See, finally, everything nice is not really very memorable. It's the difficulties, the challenges, and what it produces afterwards becomes more memorable than the easy part of life. True. You don't remember all the good things, but you remember one bad thing that happened with you. So, but here the challenges which came along with the lessons for us, for life, for others, I think were two. These 2 postings taught us so much. The value of freedom, the value of just to give you an example, one day, my wife said, I want to have pastry. Okay. So I told her, I can't get you pastry today, probably next week. Can you imagine in today's world, if somebody said, I want to have pastry, but you can't have it? Yeah. Basically because we are sitting in Srinagar and I can't get a pastry. There's no pastry shop. Yeah. So I had to call up Chandigarh to my friend and say, next week one aircraft is coming, so please send 2 pastries in that. Again, and a newlywed wife. Yeah. Not after 35 years of marriage. So these are the kind of challenges one went through. But yet, today when I look back, I find that despite those challenges, the kind of environment, the kind of bonding, the kind of output that we got together, even today we remember that. And those are the life moments which stay with you forever. Exactly. Beautiful, sir. One last final message to the audience, especially those who may be interested in joining the forces. अगर आप देना चाहें कोई. Yeah, I think joining the forces is a commitment for your life. It is not something that you will do, say today and say bye tomorrow. It's a commitment for life. It is highly satisfying, very inspiring, and what you can do not only for the nation but for yourself is great. So I would believe that I would encourage a lot of you to join the military, Air Force especially, because I am from the Air Force. It gives you the kind of exposure that nobody else can give you, and it inculcates those things. Then you feel actually that while being in the society, you are not one from the society. So you are different. You can contribute. You can be doing a lot of things. So you can become a big leader. You can have not an only lead team of few, but team of thousands.
So if you go, there's a clear, and there is so much exposure, not only within India, going abroad and all. So it's a great place to be in. High technology, high end of systems, which will always challenge you, which will make you, strive for even better and strive for even harder things to do, and the thrill, and the passion, and that every day is a new day. Yeah. Beautiful, sir. I couldn't think of a better note to sign off this particular 2-part series on. और एक चीज़ मेरे को याद आती है कि जब आपने मैसेज दिया यूथ को, the youth who is interested in the forces, especially the air force, उनका motto है नभः स्पृशं दीप्तम, touch the sky with glory. Its Right? mission, and its mission is people first mission always. That means we value our people, we value our human resource, but the mission will always be the first. People first, mission always. Every time the mission has to go through, and it has to go through properly. Beautiful. So that is professionalism. Hardcore professionalism and discipline from the Indian Air Force. ये 2 पार्ट का जो पॉडकास्ट था, इसमें हमने समुद्र में नहीं बल्कि आकाश में मंथन किया। और आकाश में जब भी हम बात करते हैं तो हमें गरुड़ देव की याद आती है। तो गरुड़ के समान ही हमारे इस 2 पार्ट के पॉडकास्ट में हमारे मार्गदर्शक थे द लेजेंडरी एयर मार्शल श्री रवि कपूर जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. एंड Thank फॉर योर you. इनसाइट्स। Thank you. Pleasure to be here. अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। ऑडियंस, आपको कौन से मोमेंट्स, कौन सी स्टोरीज ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? प्लीज़ लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब टू द ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस इज द प्लेस जहां पर आपको मिलेंगे आने वाले हर एक एपिसोड्स ऑफ द ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Thank you.